हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। अभी तक हमने जो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। अभी हमने इसमें आपको 1979 से स्टार्ट किया, ठीक है। तो इसमें अभी हमने बेसिकली 1979 ईयर हमने देख लिया है। अब हम करेंगे 1980 ईयर्स को, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था हमने क्यों लिया इसको, इसमें क्या है कि अब आप देखेंगे तो पहले स्टैटिक पूछती थी यूपीसी, तो जिससे क्या होगा हमारा स्टैटिक भी क्लियर होता चलेगा, फैक्ट्स जो वो भी याद हो जाएंगे क्वेश्चंस के साथ, और फिर धीरे धीरे हम जो है कंसेप्ट पे भी चलते चलेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस क्लास को। चलिए, तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है, ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग इलेक्शंस इन इंडिया आर इंटरेस्टेड टू। कहने का मतलब ये है कि इलेक्शंस जो होते हैं इंडिया में उसकी सारी जिम्मेवारी किसको होती है, ठीक है। सो ऑप्शन है आपके पास, आपको क्या करना है, इसका आंसर करना है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर सबसे पहले देखते हैं प्रेसिडेंट। देखिए, जो प्रेसिडेंट है बेसिकली प्रेसिडेंट का काम जो होता है वो डायरेक्शन देते हैं, ठीक है, या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो जो सजेशंस देते हैं उसके अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट अपना काम करते हैं। तो हालांकि ये तो बात ठीक है कि प्रेसिडेंट आपका इलेक्शंस के ऊपर जो फाइनल जो सिग्नेचर है वो करते हैं, ठीक है। जो इलेक्शन कमीशन है आपका पूरा इलेक्शन कंडक्ट होने के बाद उसकी रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रेसिडेंट इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं, नो। तो ऑप्शन नंबर ए इज नॉट आवर आंसर। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर। अगेन प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेवारी नहीं है, ठीक है, इलेक्शन कराना। सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। चीफ जस्टिस, अब चीफ जस्टिस जो है यहाँ पे, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, आपको पता है जुडिशरी का कोई काम नहीं है जो एग्जीक्यूटिव के इलेक्शन करना, ठीक है। तो ये भी आंसर जो है हमारा गलत हो जाएगा। आप लास्ट ऑप्शन आपको पता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आपको पता है जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन बेसिकली ये क्या है, एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक क्या है, निकाय है, जो कि आर्टिकल नंबर 324 के तहत आती है, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है जो इलेक्शन कमीशन है ये बेसिकली पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट प्लस जो भी आपके स्टेट इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, स्टेट इलेक्शंस, उसका काम जो है सारा इलेक्शन का कौन देखता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन स्टेट्स के अंदर जो पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटीज है, उसका इलेक्शन जो है आपका कौन देखता है, वो देखता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। जस्ट अ सेकेंड, ये स्लाइड ऊपर हो गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ये याद ध्यान रखना आपको। तो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है इलेक्शंस कराने की इंडिया में, वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, ठीक है। वो क्या करते हैं, नोटिफिकेशन निकालते हैं, उसके तहत जो है आपके डेट्स डिक्लेयर करते हैं वो। चलिए, सेकंड क्वेश्चन, ये जो आपको पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल जो है सरित क्लासेस का उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको अभी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको जस्ट क्या करना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और उससे अपने रिवीजन कर लेना, ठीक है। क्योंकि होगा क्या, ये जो क्वेश्चन जब अभी आपको करा रहा हूँ ये आजकल रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, या जो छोटे एग्जाम है क्लर्क लेवल के, उस पर अभी ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो जरूरी नहीं है, अब ये जो नॉलेज है अभी जो मैं करवा रहा हूँ ये आपके आगे जो आप देखेंगे उसमें ये एज इट इज लग जाएगी, लेकिन फैक्चुअल के तौर पे नहीं, कंसेप्चुअल तौर पे, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, in which case a joint session of the Lok Sabha and Rajya Sabha is convened by the president। ये कह रहा है कि किस समय जो राष्ट्रपति हैं ज्वाइंट सेशन करवाते हैं, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों का। सो ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है, आप पॉज करके अपना आंसर बताना, उसके बाद अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शन नंबर बी के ऊपर। क्यों अभी आपका अभी होगा सर सीधा ऑप्शन बी पे क्यों गए, रीजन बिंग देखिए कुछ है ना, हम देखते हैं कि यहाँ पे हम अपना माइंड अप्लाई करते हैं जब भी हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं, रीजन बिंग। अब जब इसमें देखोगे आप जो ऑप्शन बी है ये बेसिकली कैसा है, एक छोटा सा है, जो इसको पढ़ने में भी क्या है, थोड़ा छोटा है, जल्दी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले कह रहा है टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए, ठीक है। तो अब जब आपको मैंने प्रेसिडेंट वाला लेक्चर करवाया था उसमें मैंने आपको क्या बताया था, प्रेसिडेंट को जब इम्पीच किया जाता है ऐसा नहीं कि एक हाउस जो है वो करेगा, ठीक है, उसमें दोनों हाउस अलग अलग वोटिंग करेंगे स्पेशल मेजोरिटी के साथ, वो भी 2/3 वाली, ठीक है। तो इम्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट, ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अब जब ऑप्शन बी गलत हो गया, अब नीचे देखो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव लिखा है, तो ये भी हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई ऑप्शन बी तो मेरा आंसर है ही नहीं, तो ऑप्शन डी भी कैसे हो सकता है, तो ये दो तो मेरे एलिमिनेट हो गए। अब मुझे ये दो तो अपना टाइम यहाँ मेरा सेव हो गया। अब मैं देखता हूँ ऑप्शन सी, इफ आफ्टर, अब देखो या तो मेरा ए होगा या फिर ऑप्शन सी आंसर होगा। अभी सी क्या कह रहा है, इफ आफ्टर अ बिल हैज बीन पास्ड बाय वन हाउस एंड ट्रांसफर टू द अदर हाउस एंड द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस। ये क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए ये है लोकसभा, लोकसभा ने पास किया, लोकसभा से ये मैं नीचे लिख देता हूँ, लोकसभा, लोकसभा से ये गया दूसरे हाउस में जो कि है राज्यसभा। अब राज्यसभा ने यहाँ पे, अब एक चीज याद रखना, ये बिल कौन सा है, ऑर्डिनरी बिल, साधारण बिल की बात कर रहा हूँ, मनी बिल की नहीं।
ठीक है। मनी बिल में जो है वहां पे राज्यसभा की जो पावर्स है वो थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू लोकसभा। तो यहाँ पे मान लीजिए ऑर्डिनरी बिल लोकसभा से पास हो गया राज्यसभा में, राज्यसभा ने जो है वापस रिटर्न कर दिया कुछ सजेशन देकर कि भाई ये हमारे जो सजेशन है इनको आप अमेंड करिए और दोबारा हमारे पास भेजिए। लोकसभा ने मानने से इनकार कर दिया। तो इस टाइम पे क्या हो जाता है, डेडलॉक। अब इस डेडलॉक को सुलझाने के लिए जो प्रेसिडेंट है हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है, देश के राष्ट्रपति, वो क्या करते हैं, ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं दोनों सदनों के, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो मेजोरिटी होती है जिसकी लोकसभा की होती है बेसिकली, तो लोकसभा का जो बिल है वो पास हो जाता है राज्यसभा से भी, ठीक है। तो ये याद रखना है ऑर्डिनरी बिल के केसेस में, ठीक है। बाकी मनी बिल में ज्वाइंट सेशन नहीं होता है। और दूसरा, ज्वाइंट सेशन स्टेट्स के अंदर नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स के अंदर कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स ऑफ, जो 44वां संशोधन था हमारे संविधान के अंदर, वो किसके बारे में बताता है, ठीक है। सो आपको मैं अभी टाइम दे रहा हूं, आप पॉज करके अपना आंसर मार्क करना। अब मैं बताता हूं, देखिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं सबसे पहले, राइट टू प्रॉपर्टी एज नो लॉन्गर फंडामेंटल राइट। ये तो हमें पता है कि 44th अमेंडमेंट से ये जो प्रोविजन है राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था, ठीक है। तो राइट टाइम बिंग हम देखते हैं कि भाई बाकी ऑप्शंस क्या गलत हैं नहीं है। आपको एक चीज याद रखनी, जब भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करो, मेक श्योर कि सारे ऑप्शंस जो है गलत हो, तभी जब राइट आंसर को क्लिक करना है। ऐसे नहीं जल्दबाजी में पढ़ने में जो पहले ऑप्शन आपको सही लग रहा है आपने टिक कर दिया, नो, पहले आप सारे ऑप्शंस को ये इंश्योर करो कि वो सारे गलत हैं, ठीक है। ऑप्शन बी पे चलते हैं सबसे पहले, सस्पेंशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी, ये बेसिकली आपको पता है 42nd अमेंडमेंट से आया था, ठीक है। उसके बाद बेरिंग द कोर्ट्स फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये भी इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट लेके आई थी 42nd अमेंडमेंट में, तो ये भी नहीं हो सकता। गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ओवर फंडामेंटल राइट्स, जो हमने फर्स्ट वीडियो की थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, उसमें देखा था ये 42nd अमेंडमेंट में आया था। तो ये तीन ऑप्शन जो है हमारे एलिमिनेट हो गए, बचता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, तो ये हमारा है राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड आफ्टर एवरी। अब यहाँ पे आफ्टर एवरी का मतलब इसने टाइम पीरियड पूछा कि जो फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, ये बेसिकली आर्टिकल नंबर 280, ठीक है, आर्टिकल नंबर 280 के तहत जो है आपका फाइनेंस कमीशन कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। 280 अनुच्छेद 280 के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान दिया गया है, जिसके तहत जो है राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं हर 5 साल के बाद, ठीक है। तो आंसर मैंने आपको बता दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका है राइट आंसर, ठीक है। चलिए, और फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, फाइनेंस कमीशन क्या होता है कि जैसे आपको पता है यूनियन जो है टैक्स जीएसटी लगाता है, ठीक है, और भी जैसे डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इसका क्या होता है वो टैक्सेस का, ठीक है, उसका डाइल्यूशन कैसे किया जाए, स्टेट से सेंटर से स्टेट की तरफ कितना कितना परसेंट जाएगा, तो वो तो सारा काम है फाइनेंस कमीशन करता है। तो अभी रिसेंटली जो फाइनेंस कमीशन आपका चल रहा है, ये कौन सा फाइनेंस कमीशन है, दैट इज 15th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन, और इसके चेयरमैन कौन है, एनके सिंह, ठीक है, ये आईएएस ऑफिसर थे पहले, ठीक है। चलिए, अब आपको क्या करना है, इससे पिछला 14 कौन सा था, 13 कौन सा, पिछले 3 फाइनेंस कमिश्नर का मुझे चेयरमैन का नाम बताना, ठीक है। देखते कितने बच्चों को बताया। क्वेश्चन नंबर 5, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू दी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये हमने जो लास्ट वीडियो की थी, अपनी लास्ट लेक्चर जो कंडक्ट किया था प्रीवियस ईयर का, उसमें भी सेम यही क्वेश्चन था, लेकिन उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना होकर के क्या था, उसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव था, ठीक है। क्वेश्चन सेम है। अब देखो आपको मैंने क्या बोला था, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं यूपीएससी में, ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं होते, ये आपका रिपीट हो गया, ठीक है। 79 में पूछा, 80 में भी रिपीट हो गया। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने है। सो सबसे पहले हम चलते हैं पार्लियामेंट को। देखिए पार्लियामेंट जो है अभी टाइम बिंग इसको देखते हैं कि हाँ ये सही है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं क्या गलत है। प्रेसिडेंट को, अब प्रेसिडेंट को डायरेक्ट वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, ठीक है। प्रेसिडेंट को हाँ ये है वो एड एंड एडवाइस देते हैं, बट इसका मतलब नहीं वो रिस्पॉन्सिबल है प्रेसिडेंट को, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। प्राइम मिनिस्टर, ऑब्वियसली बात है, प्राइम मिनिस्टर तो उसका हेड होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। चीफ जस्टिस, भाई जुडिशरी तो अलग काम करेगी एज लेजिस्लेचर से, तो ये तो होएगा नहीं। सिंपल बचा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यही आंसर है। तो यहाँ पे अगर हो सकता था लोकसभा भी आ जाए, ठीक है, कई जगह आपको लोकसभा मिल जाए, ठीक है, आंसर में, तो इसका आंसर लोकसभा भी सही है और पार्लियामेंट भी सही है, ठीक है। बट इन केस अगर राज्यसभा आ जाए वो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6, ए कैंडिडेट टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा शुड नॉट बी लेस देन, ये कह रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था जो लास्ट हमने वीडियो की थी, ठीक है, लेक्चर किया था, उसके अंदर भी मैंने आपको क्या बताया था, इसमें एज पूछी थी, सेम यही क्वेश्चन रिपीट हो गया अगले साल फिर दोबारा। तो यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन हमने देख लिए जो रिपीट हो चुके हैं अभी। तो इसमें एज बताने की लोकसभा के मेंबर बनने के लिए आपको कितनी एज चाहिए, सो नॉट लेस देन 25 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है, तो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, ये तो एक हर बच्चे को पता होगा जो इसने 10th तक पॉलिटी पढ़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7, द वर्ड सेकुलर डिनोट्स, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है, जो हमने प्रीवियस जो लेक्चर किया था उसके अंदर भी मैंने इसको डिस्कस किया था, ठीक है, तो ये रिपीट है, ये भी अगेन 3 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, देखिए ईयर बाय ईयर। तो कीपिंग अवे फ्रॉम ऑल रीजन्स, अब ये तो है नहीं, सेकुलर का मतलब ये तो होता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। बिलीफ इन वन गॉड, ये भी नहीं है भाई, एक सेकुलर का मतलब क्या होता है, देश जो है उसका खुद का कोई धर्म नहीं होगा। दूसरा, जो भी कंट्री है वो अपने सिटीजन को ये नहीं बोलेगी आप इस रिलीजन को फॉलो करिए या उसको हम एड देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। हर कंट्री के जो सिटीजन हैं उसको सबको अधिकार होगा, वो जिस भी धर्म को मानता है उसको अपनाए और उसके अकॉर्डिंग जो भी रिचुअल्स वो फॉलो करना चाहता है उसको फॉलो करे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पे देखते हैं सबसे पहले, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप टू ऑल सिटीजन। देखिए यही ऑप्शन लास्ट जो हमने वीडियो की थी उसमें भी यही था, ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। प्रैक्टिसिंग डिफरेंट रिलीजन, ये भी नहीं है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ड्यूरिंग विच पार्लियामेंट मे नॉट मीट। अब यहाँ पे देखिए, जब मैंने पार्लियामेंट का लेक्चर करवाया था उसमें मैंने आपको काफी अच्छे से डिटेल में बताया था पूरा 6 लेक्चर्स के अंदर। तो इसमें ये डायरेक्टली देखो, इसमें लैंग्वेज क्या बोली, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ड्यूरिंग विच पार्लियामेंट मे नॉट मीट, कि पार्लियामेंट नहीं मिल सकती है, ठीक है। अब जब आप बुक पढ़ेंगे उसमें लैंग्वेज थोड़ी अलग होगी। अब यहाँ पे बच्चा ना कंफ्यूज होता है, यार ये तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, तो इसका देखो ये ना कुछ नहीं है, पूछा चीज वही है लेकिन थोड़ी लैंग्वेज घुमा दी है, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, आप पॉज करिए और अपने आंसर देखिए इसमें क्या हो सकता है, ठीक है, फिर मैं बताता हूं। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये बोल रखा है कि जो पार्लियामेंट है ना उसका एक पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट एक सेशन से, ठीक है, पार्लियामेंट एक सेशन से दूसरे सेशन, ठीक है, जो आपकी पार्लियामेंट है उसका एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ्स का गैप हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा जो होगा तो जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उनकी जिम्मेवारी होगी वो उसको सम्मन भेजे, यानी कि बुलावा देंगे राज्यसभा और लोकसभा दोनों को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर है आपका 6 मंथ्स, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सारे जो ऑप्शन है वो आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का आपका, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट किस से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही जाता है। ओके, सो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। तो पार्लियामेंट में आपको पता है लोकसभा राज्यसभा में थी, अब ये तो है नहीं प्राइम मिनिस्टर ही आएंगे यहाँ पे, तो नो, ये तो एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, नो, अगेन ये भी गलत है, मैंने आपको बोला है। देखिए आपको जब मैंने पार्लियामेंट का लेक्चर कराया था तो उसमें मैंने आपको एक ऐसे है ना, ठीक है, ऐसे बाइफर्केशन करके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें सबसे पहले आता है आपका प्रेसिडेंट, देन आता है लोकसभा और एक आता है राज्यसभा। इन तीनों को मिलाकर के आपकी क्या बनती है, हमारी संसद यानी कि पार्लियामेंट। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में कहां पे है, ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ईजी है। अब ये जैसे हम देखेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल देखना आप कैसे चेंज होता जाएगा, ठीक है। ये तो क्या है, आज से 40 साल पुराने क्वेश्चन है। चलिए 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का, राज्यसभा कैन डिले द मनी बिल पास बाय लोकसभा फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग। यहाँ पे कह रहा है जो मनी बिल, अगेन देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर किया था उसमें भी हमने ये क्वेश्चन देखा था, बट उसमें क्या इसको क्या बोला था कि जो राज्यसभा की जो शक्तियां हैं मनी बिल के रिगार्डिंग वो क्या है, ठीक है। तो उसमें ये 14 डेज का कंसेप्ट आया था। अगेन यहाँ पे भी यही बोला है कि राज्यसभा कितने दिन तक डिले कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन देखिए 14 डेज लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर है 14 डेज, ठीक है। राज्यसभा को कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया आप 14 दिन का समय ले सकते हैं, ठीक है, उस पर विचार विमर्श करने के लिए, लेकिन 14 दिन में आपको दोबारा से लोकसभा में भेजना होगा और नहीं तो पास करके राष्ट्रपति के पास भेजना होगा। इन केस 14 दिन तक आप कुछ नहीं करते हो, कोई एक्शन नहीं लेते हो, तो वो बिल माना जाएगा राज्यसभा से भी पास हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान है। तो यहाँ पे जो है हमारा जो ये लेक्चर हो जाता है फिनिश। चलिए तो उसके साथ ही अब जो है हम यहाँ पे मिलेंगे नेक्स्ट डे 3 के अंदर। चलिए कैसा लगा आपको लेक्चर, आपको कमेंट में बताना है, और इन केस अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। हो सकता है आपने कोई ऐसा क्वेश्चन समझ में ना आया हो, या हो सकता है किसी ऑप्शन में आपको डाउट हो, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ऐसे नहीं मैंने कहीं से बनाए हैं, ये वो क्वेश्चन है जो हालांकि आ चुके हैं, यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन है
इसमें जैसा हो सकता है उनकी जो लैंग्वेज है वो आपको हो सकता है समझ में ना आए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आपका माइंड जो है वो मोल्ड हो जाए, ठीक है। चलिए टिल देन जब तक पढ़ते रहिए ऐसे ही, और एमसीक्यू जितने ज़्यादा हो सके आप सॉल्व करें, ठीक है। और आपका जो है ये गारंटीड है, आप जितने एमसीक्यू करेंगे आपके चांसेस है गलतियों के कम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन हैप्पी लर्निंग।